आज से लगभग महीना सवा महीना पहले अब जो शख्स आपकी स्क्रीन पर होंगे उन्हीं से हम बातचीत कर रहे थे और कन्विक्शन था और बहुत स्ट्रॉन्ग बैक कन्विक्शन था उन्हीं का। और आज उनसे फिर बात करेंगे। श्री आशीष सोमैया, CEO वाइट ओक कैपिटल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। आशीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मुझे याद है लास्ट जब इंटरेक्शन हुआ था आपसे तो आशीष ने आपसे प्रश्न किया था कि कितना कैश डाल दें। आपने कहा सब कुछ डलाया है, कुछ नहीं छोड़ा है। अब वो देखिए वो कन्विक्शन काम कर रहा है। वो लोअर रेंज में आप लोगों ने काफी माल ऐड भी किया था, काफी एक्यूमुलेशन किया भी था। अब पॉइंट ये है, हम सब ये बात कर रहे थे कि जनाब इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफी है, वो प्रेशर कूल ऑफ हो गया। और उस कड़ी में जो एक और नंबर का इंतजार था कि यूएस में इन्फ्लेशन फिगर्स क्या आएगी, इट्स नाउ 8.5 वर्सेस 8.7 जो एक्सपेक्टेशन थी। क्या एक मोमेंटम आज मैच्योर हो गया या फिर ये मोमेंटम और आगे बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? वीरेंद्र जी, एक्चुअली हमेशा ही मतलब फ्रैंकली ज्यादा क्रेडिट नहीं लेंगे। प्रेडिक्ट करना हमेशा ही मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मुझे ऐसा लगता था कि काफी सारे लोग हैं जो इंडिया में बैठे हैं, वो यूएस की महंगाई को अपनी महंगाई और यूएस के प्रॉब्लम्स को अपने प्रॉब्लम्स समझ के बहुत ही पेसिमिस्टिक हो रहे थे। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है वर्ल्ड ओवर, स्टॉक मार्केट एक स्टॉक मार्केट है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था जो है वो अलग अलग लेवल का कोरिलेशन है। आर्थिक व्यवस्था कोई एक आर्थिक व्यवस्था नहीं है। तो सारी चीजें जो यूएस में होती हैं वो हमारे ऊपर उसका खराब असर पड़े ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आपका सवाल पिछले डेटा को लेकर के है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो डेटा, जैसे एक लंबे टाइम सीरीज में पहले इन्फ्लेशन की कुछ रीडिंग आई, फिर कुछ रीडिंग आई, तो उसको एक तरफा अज्यूम करके नहीं चले तो अच्छा रहेगा। और अभी क्या है कि यूएस की आर्थिक व्यवस्था है, यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो वहां पे एक तरीके से मैं बोलूंगा ट्रांजिशन चल रहा है। बहुत भारी तेजी की वजह से भारी महंगाई, सप्लाई चेन के इश्यूज, ये सारी चीजों की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई। अब महंगाई कंट्रोल करने के लिए वो लोग अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो एक बार इन्फ्लेशन का रीडिंग लोअर देन एक्सपेक्टेड आया, तो उससे अगर हम बहुत खुश हो जाएंगे और अज्यूम कर लेंगे कि भाई ये मोमेंटम इसी तरीके से बरकरार रहेगा, तब तो रिस्क बनेगा एक्चुअली। ऐसा हमको नहीं अज्यूम करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा जो अर्निंग सीजन खत्म हुआ है, वो तो थोड़े प्लसेस माइनसेस हैं, बट कुल मिलाकर के कोई बहुत खराब नहीं हुआ है। तो वॉलेटिलिटी रहेगी। देखिए, ऐसा नहीं अज्यूम कर सकते कि अब न्यू हाइस बनाते चले जाएंगे। फिर कुछ न्यूज आएगी, फिर कोई करेक्शन आएगा। तो मैं ये शॉर्ट पॉइंट ये है कि अभी जो भी हुआ है उसको मैं ज्यादा लंबा एक्स्ट्रापोलेट नहीं करूंगा। और अगले 3-6 महीने जब तक ये यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी और ये सब जो ट्रांजिशन चलता है, जब तक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की एक्शंस के ऊपर निगाहें रहती हैं, तब तक 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे इस तरीके का चलता रहेगा। आशीष सर, हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छा, पहले तो कंग्रेचुलेशन आप लोग के म्यूचुअल फंड बिजनेस में उतरने के लिए। वो तो ऑनगोइंग है मेरे ख्याल से। क्या है, एक वाइट ओक कैपिटल फ्लेक्सी कैप फंड, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? जी नहीं, आशीष जी, बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। सारे जो हमारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, निवेशक हैं, तो जब पहला फंड रेज हुआ तो उसमें 550 करोड़ आए। और अभी मतलब खास बात यह है कि करीब 26,000 इन्वेस्टर इंडिया भर के 350-360 सिटीज और टाउन्स से पैसा आया। तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और हमको तो एक्चुअली एक बेसिक एयूएम वाली ज्यादा बात नहीं है, हमको एक बेसिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए। तो आगे जाकर के मिड कैप फंड भी करेंगे, टैक्स सेवर फंड भी करेंगे। तो एक लगातार कोशिश करेंगे कि एक बेसिक प्रोडक्ट रेंज आ जाए और साथ ही साथ पूरे इंडिया में प्रेजेंस और कवरेज बढ़ती रहे। तो ये जो पैसा आ रहा है इसे डिप्लॉय करना शुरू कर देगा आशीष जी? अब बड़ा सवाल, अब आप लोग के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही होगा, ये इतना सारा पैसा जो आ रहा है और अब इन लेवल्स के आसपास फ्रेश डिप्लॉयमेंट क्या सोचा है सर? कहाँ डालना है? कौन सी पॉकेट अच्छी लग रही है? ये फ्रेश पैसा जाना कहाँ है? तो आशीष जी, एक्चुअली जो म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स हैं, जो हमारे जैसे इंस्टीट्यूशनल या प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, इनको देखिए, किसी एक एंगल से अगर देखें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के मुकाबले लाइफ थोड़ी मुश्किल है। और एक एंगल से देखेंगे तो थोड़ा रिलेटिवली आसान का भी मैं केस बना सकता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ मैं? इसलिए बोलता हूँ
क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है या निफ्टी मिड कैप 150 का जो इंडेक्स है, हमको इसको बीट करना है। देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं तो आप जरूर सोच सकते हैं कि भाई नीचे से नीचे के लेवल में स्टॉक्स लिए जाएं और ऊपर के ऊपर से लेवल में स्टॉक्स बेचे जाए, फिर कैश क्रिएट किया जाए और फिर से री एंट्री कब लेनी है उसके ऊपर काम किया जाए। हम लोगों के लिए अगर आप देखें तो इट्स लाइक अ रनिंग ट्रेन। किसी भी पॉइंट पे जब पैसा हम लगाते हैं तो देखिए क्या है कि 2, 5, 10 साल में तो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि नॉमिनल GDP 12% कंपाउंड होती है, इंडेक्स भी 12-13% कंपाउंड होता है। तो लंबे अरसे में तो पैसा बनना ही बनना है, लेकिन हम लोग को हर अरसे में अपने इंडेक्स और बेंचमार्क को बीट करने से मतलब है। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं कि एट एनी पॉइंट इन टाइम किस तरीके की स्टॉक पिकिंग करनी है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इंडेक्स को कैसे आउट परफॉर्म किया जाए उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, न केवल उस पर कि भाई ये लोएस्ट लेवल है या ये हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि लोएस्ट हो या हाईएस्ट तो हमको तो किसी भी लेवल से बेंचमार्क को बीट करना है। तो क्या है कि हमारी नजर हमेशा रिलेटिव परफॉर्मेंस पे होती है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग करने से या लोअर लेवल पे खरीदने पे ज्यादा नजर रहती है। बट आपका सवाल मैं समझ गया। तो हम लोग जुलाई में हमने पैसा रेज किया, तो जैसे जैसे पैसा आता गया, फंड की अलॉटमेंट हुई, हमने पूरा डिप्लॉयमेंट कर दिया, क्योंकि शॉर्ट टर्म में टाइम करना मुश्किल है। दूसरी बात, हमारे निवेशक हमको पैसा देते हैं इक्विटी में लगाने के लिए। अगर हम टाइम करते रह गए और जैसा आपको मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है, अगर ऐसा होता है तब तो काफी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से टाइमिंग या कैश कॉल नहीं लिए हैं, कभी लेंगे भी नहीं, और जैसे जैसे पैसा आता जाएगा ग्रेजुअली डिप्लॉय करते जाएंगे। अच्छा, मुझे याद है ये मैं जरूर ये जरूर मैं इन्वेस्टर्स को, जो मुझे पूछते हैं, जरूर इन्वेस्टर्स को मैं बोलता हूँ, जैसे पहले भी मैंने वीरेंद्र जी के सवाल के जवाब में बताया कि अगले 3-6 महीने ऊंच नीच और वॉलेटिलिटी रहेगी। तो अगर मुझे कोई 100 रुपया देता है तो मैं उनको यही कह रहा हूँ कि भाई अगले 5 महीने में आप 20-20 रुपया दीजिए। कोई यहाँ पे ट्रेन या बस भागी नहीं जा रही है। ये बात सही है कि जून जुलाई में जब बात हुई तब मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है, इसलिए जैसा वीरेंद्र जी ने बताया तब मैंने अपने थॉट्स शेयर किए थे। लेकिन अब जब एक रिकवरी आई है तो मैं ऐसा नहीं अज्यूम करूंगा कि भाई ये ऐसे ही चलते चले जाएगा, ऊंच नीच रहेगी पक्का। तो मतलब ऐसा नहीं ना बस छूट गई, हम रिटेल क्या है गिरावट में हिम्मत नहीं करते, वो वापस बाउंस हो गए तो अफसोस कर रहे हैं बैठे हुए। ये ऐसा तो नहीं बस छूट गई, ये वापस मिलेंगे नीचे के स्तर, क्योंकि इस तेजी के पीछे के रीजन समझ में नहीं आया जी सर। ये वो इन्फ्लेशन जस का तस है भाई, कहने के लिए 20 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेशन से कम आ गया, पर है तो 8.5 पे, यूएस का भी 2 पे लाना है। वो स्लोडाउन की खतरा वैसे ही मंडरा रहा है, रेट हाइक्स चलते चले जा रहे हैं, वो जियोपॉलिटिकल रिस्क नए नए खुलते हैं, उसके बावजूद बाजार अनडिटर्ड नजर आ रहा है। तो ये तेजी को लेकर एक तो क्वेश्चन मार्क उठ रहा है हम सबके जहन में, और फिर लग रहा है बस तो नहीं छूट गई। सर एक्चुअली क्या है आशीष जी कि 2011 था या 2010-12, मतलब वो जो भी 2-3 साल का रेंज था जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी यूएस में क्वांटिटेटिव ईजिंग और ये पहले टाइटनिंग फिर ईजिंग, ये जो साइकिल हुआ था, मैं दर्शकों को याद दिलाऊंगा 2010 से 12 के बीच में ऐसा कभी भी होता था कि भाई अगर इकोनॉमिक डेटा स्ट्रांग आए तो बाजार उसको सेलिब्रेट करता है क्योंकि इकोनॉमिक डेटा स्ट्रांग है, और अगर इकोनॉमिक डेटा वीक आए तो बाजार फिर भी सेलिब्रेट करता है क्योंकि अब फेड जो है वो डविश रहेगा। तो ये एक जब ट्रांजिशन होता है मॉनेटरी पॉलिसी और आर्थिक व्यवस्था में, तब इस तरीके का दोगलापन या इस तरीके का कंफ्यूजिंग माहौल जरूर बनता है। अभी भी ऐसा बनेगा। देखिए, जब एक्चुअली अगर आप देखें इन्फ्लेशन वीक आने से आप ये भी तो रीड कर सकते हैं ना कि भाई इकोनॉमी में तेजी इतनी है नहीं अभी, तो इक्विटी के लिए खराब भी हो सकता है। लेकिन बाजार ये सेलिब्रेट करता है कि अच्छा नहीं फेड अब शायद 75 के बदले 50 करेगा, फेड थोड़ी डविश कमेंट्री देगा, तो बाजार वैसे भी सेलिब्रेट कर रहा है। इसलिए मैंने बोला कि ये जो मूवमेंट है इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा भरोसा करके सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। कोई बस नहीं छूटी जा रही है, ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना चाहिए। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अल्टीमेटली यूएस में जो भी चीजें हो रही है वो आर्थिक व्यवस्था को ठंडा करने के लिए हो रही है, और अल्टीमेटली उनकी आर्थिक व्यवस्था में वीकनेस आएगी, या एक तरीके से मंदी तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन स्लो हो जाएगी उनकी आर्थिक व्यवस्था। तो मीडियम टर्म समझिए 12 से 24 महीने में यूएस का मार्केट, यूएस का इंटरेस्ट रेट और यूएस का एक्सचेंज रेट जो है वो यूएस की आर्थिक व्यवस्था दर्शाएगा। और मीडियम टर्म में 12 से 24 महीने में हमारा इंटरेस्ट रेट, हमारा एक्सचेंज रेट और हमारा बाजार जो है वो हमारी आर्थिक व्यवस्था दर्शाएगा, जो कि एक्चुअली एक रिकवरी की बन रही है अभी। तो अगले 2-3 महीने 6 महीने ये जो भी हो रहा है उसको एक्स्ट्रापोलेट मत करिए, बट कम से कम अगर 1.5-2 साल का व्यू रख के चलते हैं तो कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए हमको। कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए। अच्छा, ये जब आपने यूएस की आशीष जी
इकोनॉमी में आने वाली कुछ समय के लिए वीकनेस की बात करी, तो ऐसे में मेरे जहन में सबसे पहले जो सेक्टर आया वो था आईटी। और आज की तारीख में जब मैं चार्ट देखता हूँ, प्राइस देखता हूँ, जब पैरेलली अलाइंड हो गया अपने ऑल टाइम हाई के निफ्टी, सडनली निफ्टी बैंक, स्टिल एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल खड़ा है इस साल के शुरुआती नंबर्स से और प्राइसेस से आईटी के आज के प्राइस। अभी भी एक सुरक्षित डिफरेंशियल है, आई थिंक स्टिल 22-23% का डिफरेंशियल है। क्या ऐसे में जो टिप्पणी आपकी यूएस इकोनॉमी को लेके थी, उस मद्देनजर आप आईटी पे फोकस करना चाहेंगे जिस डिफरेंशियल के मद्देनजर मैं बात कर रहा हूं, या फिर आप उसको अवॉइड करेंगे, या फिर आपको लगता है नहीं स्टैगर्ड वे में वहां पे भी पैसा लगाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली वीरेंद्र जी, जैसे 2021 के एंड तक तो आईटी का बहुत मैसिव आउट परफॉर्मेंस था, तो उसके बाद तो आप देखिए 2022 के जैसे शुरुआत हुई है तब से आप जैसे बता रहे हैं तो आईटी में वीकनेस रही है। और हम लोगों ने भी जितने हमारे ओवरवेट होते थे, जैसे कि समझो BSE 500 में 13-14% आईटी है, तो हमारे पोर्टफोलियो में 20% तरीके का आईटी या ज्यादा ही होता था। फिर उसके बाद 2021 के एंड से अभी थोड़े समय पहले तक समझिए कि आईटी का रिलेटिव वेट कम करते चले गए। लेकिन अल्टीमेटली लोगों को ऐसा लगता है आमतौर पे कि यूएस इकोनॉमी वीक होगी तो आईटी सेक्टर के लिए डिमांड या स्पेंडिंग में एक तरीके का दबाव बनेगा। लेकिन पास्ट हिस्ट्री या पास्ट डेटा देखते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि आईटी जो एक सेक्टर है, आईटी की जो स्पेंडिंग है कंपनीज की, ये एक सस्टेनेबल स्पेंडिंग है। और आईटी ऐसा फील्ड है जहाँ पे लगातार कोई ना कोई इनोवेशन किसी न किसी कारण से इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग चलती रहती है। दूसरी बात, जैसे आर्थिक व्यवस्था में अगर यूएस में मंदी आती है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखें, कोविड देखें, जब भी आर्थिक व्यवस्था में मंदी आई है तब लोगों को डर जरूर रहा है कि आईटी की स्पेंडिंग कटेगी, लेकिन एक्चुअली वाकई में ऐसा होता नहीं है। अल्टीमेटली क्या होता है कि आईटी की स्पेंडिंग जो है वो सस्टेन होती है। इनफैक्ट मंदी में लोग एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में वो स्पेंडिंग को बरकरार रखते हैं। और जितनी प्रोडक्ट कंपनीज हैं, नए एरियाज में जो कंपनीज इनोवेशन का काम कर रही है, उनका अपना अलग ट्रेजेक्टरी है। तो आईटी का हाई वेटेज या ओवरवेट वेटेज अभी भी है पोर्टफोलियो में, आगे भी रहेगा। जरूर 2021 में बहुत आउट परफॉर्मेंस आया, उसके बाद कटौती हुई थी, लेकिन अभी भी ओवरवेट पोजीशन है। ओके आशीष सर, थैंक यू सो मच सुबह वक्त निकालने के लिए और बढ़िया तरीके से मार्केट समझाने के लिए। थैंक यू। मार्केट बिग बॉसेस से फोकस शिफ्ट कर रहा हूं आज के कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ।